नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक सुबह 11 बजे लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, मोहर लगने की संभावना है। कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, कैबिनेट की आज खास बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी और इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ कई अहम प्रस्तावों पर जिनको प्राथमिकता में रखा जाएगा उन पर मोहर भी लगेगी। तो सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस बैठक के लिए। महत्वपूर्ण ये बैठक लोक भवन में होगी। योगी कैबिनेट की ये खास बैठक जहां सभी जो मंत्रीगण हैं वो अपने अपने विभागों से जुड़े हुए प्रस्ताव सामने रखेंगे और इन प्रस्तावों में से जो भी प्रस्ताव प्राथमिकता के लायक होंगे उन प्रस्तावों को देखिए पारित किया जाएगा और जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर उसे कैसे लागू किया जाए इस पर भी विचार विमर्श होगा। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या अब कुछ तस्वीर साफ हुई है कि आखिर कौन कौन से प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी आज खास इस बैठक में? बिल्कुल, यूपी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। हालांकि अमूमन ये बैठक मंगलवार के दिन होती है, लेकिन कल मुख्यमंत्री दूसरे जिलों के दौरों पर थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं कल बैठक नहीं हो पाई थी और आज बैठक रखी गई। निश्चित तौर पर 11 बजे लोक भवन में बैठक होनी है, जिसमें तमाम मंत्री मंत्री होंगे कैबिनेट से जुड़े हुए वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के जो प्रस्ताव हैं वो कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं। साथ ही साथ उन पर अंतिम मोहर लग सकती है। पिछले तमाम जो कैबिनेट बैठकें हुई इसमें लगातार देखा गया चिकित्सा से संबंधित तमाम प्रस्ताव आते रहे हैं। साथ ही साथ औद्योगिक विकास को लेकर के उस पर जोर दिया जा रहा है, उसको लेकर संबंधित लगातार जो है प्रस्ताव आते रहते हैं। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर के या फिर तमाम अन्य तरह के प्रस्ताव आते रहते हैं। अभी देखा हाल ही में देखा गया जो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा तमाम जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत में चल रहा है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के प्रस्ताव आ सकता है। तमाम प्रस्ताव आते हैं क्योंकि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे तमाम, और कहीं ना कहीं अब कैबिनेट बैठक के माध्यम से उन वादों को पूरा किया जा रहा है। हर कैबिनेट बैठक में संकल्प पत्र जो जारी किया गया था भाजपा की ओर से, उससे कुछ न कुछ लिया जाता है और कैबिनेट के सामने रखा जाता है, जिसके बाद कैबिनेट की उस पर अंतिम मोहर लगती है। निश्चित तौर पर आज भी बैठक महत्वपूर्ण है और 11 बजे जो बैठक है लोक भवन में संपन्न होगी। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से हर बार कोशिश रहती है अश्विनी कि हर एक क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए, फिर वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र हो। और ऐसे में आज भी क्योंकि देखिए लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं डेंगू मलेरिया से जुड़े हुए, तो क्या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ भी कोई प्रस्ताव आज रखा जा सकता है, चर्चा का विषय रह सकता है? बिल्कुल, इस समय स्वास्थ्य महकमों को लेकर के मुख्यमंत्री काफी सजग हैं। लगातार देखा जा रहा है कि डेंगू जिस तरह बढ़ रहा है उसको लेकर के चिंतित है और प्रदेश भर में देखा गया अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि प्रदेश के हर जिले में अपना डेडिकेटेड डेंगू हॉस्पिटल होगा, जिसके चलते लखनऊ में भी डेंगू हॉस्पिटल खोला गया। इसके अलावा तमाम जो अन्य जिले हैं वहाँ पर भी जो फुल डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल चलाया जा रहा है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य महकमे को लेकर के लगातार देखा जाता है कि जब कैबिनेट बैठक होती है कुछ ना कुछ नया रहता है। निश्चित तौर पर आज भी ऐसा हो सकता है कि तमाम जो स्वास्थ्य महकमे से जुड़े प्रस्ताव हैं वो कैबिनेट के सामने आ सकते हैं और उसके बाद उस पर अंतिम मोहर लग सकती है। जी बिल्कुल, देखिए तो खास ये कैबिनेट की बैठक है और इस दौरान कोशिश यही रहती है पूरे मंत्रिमंडल की और कि कहीं ना कहीं सब क्षेत्रों पर बराबर से ध्यान दिया जा सके ताकि एक जो बैलेंस है वो भी रह सके। कैबिनेट की बैठक में अमूमन देखा जाता है कि उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है जो सीधे तौर पर जनता को फायदा पहुंचाती है, क्योंकि लगातार देखा जाता है मुख्यमंत्री हैं जिलों के दौरे करते हैं और हर जिले में जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया वहां पर लेकर आते हैं कि आगे आने वाले समय में उस जिले में वो सुविधा दी जाएगी। निश्चित तौर पर उसी के चलते कहीं ना कहीं कैबिनेट की जब बैठक होगी है विभागों को निर्देश दिया जाता है कि इन तरीके के प्रस्ताव बनाया जाए और कैबिनेट में रखे जाए। जब प्रस्ताव रखे जाते हैं क्योंकि वो जनता से जुड़े हित में प्रस्ताव होते हैं तो उन पर अंतिम मोहर भी लगती है। जी बिल्कुल, और उनको कैसे ग्राउंड जीरो पर लागू किया जाए, देखिए इस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देश रहते हैं कि खुद मंत्री जो हैं ग्राउंड जीरो पर जाएं और देखें कि आखिर उसका असर दिख भी रहा है कि नहीं, यानी कि पूरी तरीके से आउटपुट उन प्रस्तावों का मिल पा रहा है जनता को कि नहीं, ये भी सुनिश्चित किया जाता है।
बिल्कुल मुख्यमंत्री समय समय पर खुद जाकर के निरीक्षण करते हैं चीज़ों का, चाहे वो जिलों के दौरे होते हैं, उस दौरान देखा जाता है कि जो विकास की योजनाएं चल रही होती हैं जिले में, बाकायदा उसका पहले डेटा मुख्यमंत्री अपने पास मंगाते हैं, देखते हैं कि आखिर वाकई में ये जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो वाकई में कारगर साबित हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही साथ समय सीमा उनकी कैसी रहनी चाहिए, उस पर काम हो रहा कि नहीं हो रहा, अधिकारी जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के दौरे पर रहते हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री समय समय फीडबैक लेते रहते हैं योजनाओं का, चाहे वो कैबिनेट के माध्यम से सब जनता के लिए योजनाएं आई हों या फिर तमाम किसी अन्य माध्यम से, कि आखिर वो काम बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चाहे वो लगातार देखा जाता काशी का दौरा करते हैं, मथुरा का दौरा करते हैं, अयोध्या का दौरा करते हैं, गोरखपुर का, तमाम जगहों पर विकास कार्य बड़ी संख्या में चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के ड्रीम बन गए हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट, और उन पर काम हो रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार जाते हैं, देखते हैं, और जो चीज कामी रहती है कहीं ना कहीं कैबिनेट के माध्यम से उसको पूरा किया जाता है। जी बिल्कुल ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते हैं आगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का भी दौरा है। दोपहर 3 बजे प्रगति मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज यूपी दिवस के दिन ट्रेड फेयर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन का निरीक्षण करेंगे। तो वहीं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में फोकस स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो ये बड़ी जानकारी, दोपहर 3 बजे प्रगति मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। आज यूपी दिवस के दिन ट्रेड फेयर पहुंचेंगे और इस दौरान जो फोकस स्टेट रहेगा वो उत्तर प्रदेश रहेगा। सीधा रुख कर लेते हैं अश्विनी का, हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। अश्विनी, देखिए ट्रेड फेयर और इसके लिए खास दिल्ली का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और जो फोकस स्टेट इसमें रहने वाला है वो उत्तर प्रदेश है, और मुखिया होने के नाते एक खास दौरा बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा है। 41वें आज जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सम्मिलित होंगे। निश्चित तौर पर वहां पर तमाम तरीके के जो राज्य हैं वो शिरकत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिरकत कर रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की ओर इस समय लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, लोकल फॉर वोकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश लगातार नए आयाम लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अन्य राज्य हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से आज सीखेंगे किस तरीके से छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को उसको बड़ा किया सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धूम मचा सकते हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो है ओडीओपी को लेकर के बेहतर काम हुआ, उसको लेकर के सरकार ने भी सहयोग किया, और जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वहां पर बाकायदा उनके लिए अलग व्यवस्थाएं की गई, और जिसके बाद अभी हाल ही में देखा गया था कि उत्तर प्रदेश को ओडीओपी के लिए जो सम्मानित भी किया गया था। निश्चित तौर पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की धूम है। आज जो मेला होना है, व्यापार मेला चल रहा है, उसमें मचेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे और तमाम प्रदेशों को आज नया रास्ता दिखाएंगे कि किस तरह से कम सुविधाओं में भी बेहतर काम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं ये जोर दिया जाता है कि जो आत्मनिर्भरता की ओर देश प्रदेश आगे बढ़े, और ऐसे में जो स्थानीय लोगों की तरफ से जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके, इसी की प्रतिबद्धता सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाते हैं। और ऐसे में आज ये इंटरनेशनल फेयर उसी कड़ी में बेहद ही ज्यादा अहम है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार चाह रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया था, कोविड का समय आया था, किस तरीके से लोग परेशान हुए थे, दूसरे राज्यों में वो काम कर रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश आना था। सरकार ने पूरी व्यवस्था की थी, लेकिन इन सबके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं कि लोगों को परेशानी हुई थी, मजदूर तबके के लोग जो थे उनको दिक्कतें हुई थी, रोजगार नहीं रहा था। तो ऐसे में उन्होंने तभी ऐलान किया था कि जल्द से जल्द इतनी बड़ी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर लगाई जाएगी, साथ ही साथ लघु उद्योग जो है उनको इस तरीके से विकसित किया जाएगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ही लोगों को रोजगार मिले, और सबसे बेहतर बात होगी अपने जिले, अपने घर के आसपास ही लोगों को रोजगार मिले। उस पर काम हुआ। ओडीओपी एक प्रोडक्ट्स के रूप में काम किया गया। ओडीओपी जो अभी तक कहीं ना कहीं विलुप्त था, लोग उस पर ध्यान नहीं सरकार दे रही थी, लेकिन उसको ही आगे जो है अपने विस्तार का रास्ता बनाया गया, उस पर काम किया गया। कहीं ना कहीं ओडीओपी के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो भी ग्रोथ कर रही है। साथ ही साथ इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को पहचान भी मिल रही है। कहीं ना कहीं आज भी जो व्यापार मेला हो रहा है उसमें भी ओडीओपी की धूम दिखाई देगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, जहां मैनपुरी में आज बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य नामांकन करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस मौके पर उनके साथ रहेंगे। रघुराज शाक्य के नामांकन में बड़े दिग्गज भी शामिल होंगे। तो देखिए, लगातार कल ही लिस्ट सामने आई जिसमें रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनपुरी के उपचुनाव में के रण में, जहां वो डिंपल यादव को सीधा टक्कर देंगे। और देखिए, नेताजी के जाने के बाद समाजवादियों के लिए ये पहला चुनाव है, और ऐसे में रघुराज शाक्य के लिए भी
ये जो पूरी सीट है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगी, लेकिन फिलहाल आज उनको नामांकन दाखिल करना है और उनके साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस मौके पर शामिल रहेंगे। बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां आज मैनपुरी में रघुराज शाक्य नामांकन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं रघुराज शाक्य और उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़ी बात भी कही गई है। उन्होंने एक आत्मविश्वास के साथ कहा है कि ये सीट भले ही मुश्किल है, लेकिन क्योंकि नेताजी को वो गुरु मानते हैं, ऐसे में उन्होंने कहा कि नेताजी के जो संकल्प हैं उनको कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं और उस हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी, देखिए रघुराज शाक्य आज नामांकन करेंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। रघुराज शाक्य गुरु कहीं ना कहीं नेताजी को मानते हैं, बीजेपी ने बड़ा विश्वास उन पर जताया है। क्या आज पूरा माहौल रहेगा इस नामांकन के दौरान? समाजवादी पार्टी के गढ़ को घेर सकती है बीजेपी। इसको बीजेपी प्रतिष्ठा का सवाल बना चुकी है, जहां दूसरी तरफ चूंकि डिम्पल यादव खुद चुनाव में पत्नी है, अब तो अखिलेश यादव तो पूरा जोर लगा ही रहे हैं अपने अपने पूरे गढ़ को बचाने के लिए, लेकिन बीजेपी को लगता है कि वो जो इस गढ़ को घेर सकती है। यही वजह कि आज शक्ति प्रदर्शन होगा। आज बीजेपी जो है रघुराज सिंह शाक्य के नामांकन के समय उससे पहले शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तमाम बड़े नेता मैनपुरी में मौजूद होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी मौजूद होंगे, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी यहाँ पर मौजूद होंगे, इसके साथ ही जयवीर सिंह जो स्थानीय मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री है पर्यटन के जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो है, वो भी इस पूरे नामांकन में मौजूद रहेंगे। ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष है रजनीकांत माहेश्वरी, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इससे पहले एक जनसभा को भी छोटी संबोधित करेंगे जो है डिप्टी सीएम सभी लोग मिल करके, और रघुराज सिंह शाक्य को जिताने की जो है अपील करेंगे। इसके साथ ही नामांकन स्थल पर पूरे लाल लश्कर के साथ बीजेपी जो है नामांकन कराने जाएगी। तो सीधे तौर पर बीजेपी ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि मैनपुरी की सीट जीतने के मायने क्या है। मैनपुरी की अगर तस्वीर बदलेगी तो 2024 में बीजेपी के लिए लड़ाई आसान होगी। यही वजह है कि अब पूरी तरीके से इस उपचुनाव को अपने कब्जे में करने की कवायद में बीजेपी जुड़ गई है और रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाने के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी का मकसद यही है कि पूर्व समाजवादी, सबसे बड़ी बात यह कि रघुराज सिंह शाक्य एक वक्त में कट्टर समाजवादी थे, 2 बार के सांसद, 1 बार के विधायक रहे हैं, मुलायम के सागित रहे हैं, शिवपाल का जो है बेहद करीबी माने जाते हैं जो है रघुराज सिंह शाक्य जो है। तो एक तरह से बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रघुराज सिंह शाक्य को दावेदारी दे करके उन्होंने एक चीज से कई शिकार किए हैं। एक तो जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं रघुराज सिंह शाक्य, जसवंत नगर विधानसभा से विधायक हैं शिवपाल यादव, और जसवंत नगर ही मैनपुरी लोकसभा सीट की हार और जीत तय करता रहा है। हमेशा से जो है जसवंत नगर से ही मुलायम सिंह यादव सबसे बड़ी जीत करके आते रहे, और ऐसे में अगर जसवंत नगर से समीकरण बिगड़ा तो समाजवादी गढ़ धराशायी होने में देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि वो अलग अलग तरीके की रणनीति है जिसको बीजेपी ने अपनाया है, और अब आज शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन होगा और उसके बाद तमाम बड़े नेताओं को मैनपुरी में उतारा जाएगा। तमाम बड़े नेता अलग अलग जगह पर जनसंपर्क करेंगे, जनसभाएं करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, इस दौरान कितने आत्मविश्वास में नजर आए रघुराज शाक्य? आपने देखिए उनसे खास बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने एक बात कही कि गुरु जो है उसके बाद सबसे ज्यादा अधिकार शिष्य का होता है। तो इस तरीके की जब उन्होंने बातें कही, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी उनकी बातों से झलक रहा है। ये है कि इस वक्त विरासत की जंग बेहद इंटरेस्टिंग दौर पर पहुंच गई है। डिम्पल यादव कह रही है कि अपने ससुर की विरासत से मेरा हक है और वो उस पर दावा कर रही है। शिवपाल यादव लगातार कहते रहे हैं कि नेताजी के बाद मैं हूँ, नेताजी के साथ मैंने संघर्ष किया है, विरासत का उत्तराधिकारी मैं हूँ, लेकिन उन्हें दरकिनार किया गया। और अब रघुराज सिंह शाक्य भी आ गए हैं, वो कहते हैं कि मैं मुलायम सिंह यादव का
सच्चा शागिर्द था और शागिर्द को गुरु की विरासत पर हक है। ऐसे में विरासत की जंग मैं जीतूंगा। तो सीधी सी बात यह है कि मैनपुरी में विरासत की जंग कौन जीतेगा ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि विरासत की जंग बेहद इंटरेस्टिंग हो गई है। सबको मालूम है कि नेताजी के खिलाफ जाकर के मैनपुरी में अब चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए रघुराज सिंह साक्य ने भी अपनी स्ट्रेटजी को बदला है। नेताजी के सामने न सिर्फ चकूदे पड़े रघुराज सिंह साक्य ने, बल्कि उन्हें जो है सच्चा गुरु बताते हुए उनके नाम पर वोट मांगा। सीधे तौर पर कहा कि मैं नेताजी के रास्ते पर चल रहा हूँ, 24 घंटे संसदीय उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन तुम पर सफल नहीं पाए। लड़ाई निर्णायक हो गई है। रघुराज सिंह साक्य कॉन्फिडेंस इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि नेताजी का जो तिलिस्म था, वो तिलिस्म में जो वो मैकेनिज्म जो है आज अखिलेश के पास नहीं है। आज वो समर्थन अखिलेश के पास नहीं है। आज डिम्पल के लिए वो समर्थन नहीं है। तब शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, पूरा सैफई परिवार नेताजी के लिए वोट मांगता था जो है। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि शिवपाल को पहले ही समाजवादी पार्टी ने मजबूरी में, जब उन्हें समझ में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि जमीन खिसक जाए, तो मजबूरी में शिवपाल यादव को स्टार कैंपेनर बना करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि शिवपाल डिम्पल के प्रचार में आएंगे, शिवपाल हमारे साथ खड़े। लेकिन शिवपाल ने अभी तक सत्ते नहीं खोले। इस पूरे लड़ाई में किन लेकर शिवपाल यादव होने जा रहे हैं। शिवपाल किस तरफ जाएंगे ये मैनपुरी की दिशा और दशा तय करेगा। शिवपाल, कल हम जसवंत नगर में थे, जसवंत नगर की जनता कह रही है कि हम शिवपाल के इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि शिवपाल क्या कहते हैं, किधर जाना है। तो अगर शिवपाल के इशारे पर ये सियासी विकास तय होगी तो आसमान बिल्कुल। तो देखिए, एक तरफा तो अखिलेश यादव ये दिखा रहे हैं कि शिवपाल यादव पूरी सहमति के साथ उनके साथ बने हुए हैं, लेकिन शिवपाल यादव की तरफ से किस तरीके से वो अपने पत्ते सामने रखते हैं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका तमाम इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, खतौली उपचुनाव से पहले आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी से नाराज अभिषेक चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सदस्यता दिलाई है। प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर यह सदस्यता दिलाई गई है। तो देखिए, मुजफ्फरनगर के खतौली सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है और इसमें आरएलडी को बड़ा झटका लगा है, जहां आरएलडी से नाराज होकर अभिषेक चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर ही ये सदस्यता दिलाई गई है। तो देखिए, खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है और 2017-2022 में भी भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर देखिए कब्जा रहा, लेकिन इसी बीच जब अब ये उपचुनाव हो रहे हैं तो आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। अभिषेक चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ की अध्यक्षता में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है और ऐसे में ये बड़ा झटका आरएलडी को लगा है। खतौली उपचुनाव से पहले आरएलडी से नाराज अभिषेक चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन अब थाम लिया है। तो ऐसे में कितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी खतौली सीट पर उपचुनाव के दौरान और कितना ये जो है लो फैक्टर साबित होगा आरएलडी के लिए, ये वक्त बताएगा। लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण ये अपडेट है। खतौली उपचुनाव से पहले आरएलडी को ये बड़ा झटका लगा है, जहां आरएलडी से नाराज हुए हैं अभिषेक चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चले हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सदस्यता दिलाई है। तो देखिए, वहां से राधा कुमारी सैनी है मैदान में और ऐसे में तरीके से अब मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में काम करती है और इस दरबदल के बाद कितनी सहायता मिलती है भारतीय जनता पार्टी को, ये देखना होगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या जानकारी? देखिए, आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। अभिषेक चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चले हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर की जो खतौली विधानसभा है वो पहले से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। मजबूत सीट मानी जाती है क्योंकि मुजफ्फरनगर में अभी 2022 के जो चुनाव हुए 6 विधानसभाओं में 4 विधानसभा में गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं, 2 पर बीजेपी जीती थी। तो ये खतौली विधानसभा सीट भाजपा की मानी जा रही है। अब ऐसे में अभिषेक चौधरी का चले जाना एक बड़ा झटका रालोद और गठबंधन को लगा है। अभिषेक चौधरी एक मजबूत नेता थे उस क्षेत्र में और अपनी काफी पकड़ गुर्जर समाज में और अन्य समाज में रखते थे। ऐसे में वो बीजेपी के साथ मिल गए हैं तो बीजेपी को बड़ा इसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। और आरएलडी के लिए कितना नुकसान इसमें साबित होगा?
देखिए, आरएलडी ने जो मदन भैया को यहाँ से घोषित किया है उस पर बार बार बाहरी प्रत्याशी होने का लग रहा है और कई अभिषेक चौधरी के अलावा कई और कार्यकर्ता पदाधिकारी इस प्रत्याशी के आने से यहाँ पे नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान आरएलडी को और गठबंधन को इस अभिषेक चौधरी के जाने से होगा। जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है खतौली का भी उपचुनाव। बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये दल बदल हुआ है, जहां अभिषेक चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चले हैं खतौली उपचुनाव से पहले ही, और इसी के लिए आरएलडी को बड़ा झटका इस सीट पर लगा है। मेरठ से अब खबर, जहां पेट्रोल माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पेट्रोल माफियाओं पर प्रशासन मेहरबान है। पेट्रोल पंप की मशीन लगाकर तेल बेच रहे हैं माफिया। बिना किसी लोगो और कंपनी के तेल बेचने का काम किया जा रहा है। डीएम ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सरधना थाना क्षेत्र के कुशावली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए पेट्रोल पंप की मशीन लगाकर तेल बेचे जा रहे हैं, ना ही कोई लोगो लगा है कंपनी का, और ऐसे ही धड़ल्ले से ये तेल बेचने का काम किया जा रहा है। प्रशासन कहीं ना कहीं मेहरबान है, जिसकी वजह से ये संचालित है पेट्रोल पंप। डीएम ने फिलहाल इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही है। सरदना थाना क्षेत्र के कुशावली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से ये पेट्रोल पंप बेचे जा रहे हैं पेट्रोल। नहीं, देखिए ये चीज़ अभी मेरे संज्ञान में आई है कि कहीं सरना के एक गांव में ये चीज़ की शिकायत की गई है। मेरे द्वारा तत्कालीन उप जिलाधिकारी महोदय को बताया गया है, और अगर कहीं भी ऐसी चीज़ पाई जाएगी तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज कर। नहीं देखिए, चलिए हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी? देखिए डीएम ने आदेश तो दे दिए हैं कार्रवाई करने के लिए, जांच के आदेश दिए गए हैं। कौन माफिया जुड़े हुए हैं इससे? देखिए पश्चिम वैसे ही तेल के नाम पर बदनाम है, और उसी को लेकर के अगर बात की जाए तो ये सरतना क्षेत्र का गांव है कुसावली, जहां पर धड़ल्ले से ये माफिया पेट्रोल पंप की मशीन लगा करके तेल बेचने का काम कर रहे हैं। जो प्रशासन है वो इन लोगों पर मेहरबान है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले भी इस मामले को लेकर के कई बार सवालात खड़े हुए हैं। प्रशासन जांच का जो जिला आपूर्ति अधिकारी है उनकी मेहरबानी पर जो ये पेट्रोल पंप है ये संचालित हो रहा है। लगातार देखा जाए तो बीते दिनों में भी मेरठ के अंदर पेट्रोल पंप मालिकों पर और कई जगहों पर सील किए गए हैं, मुकदमा लिखा गया है। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो पश्चिम के अंदर इन माफियाओं के हौसले बुलंद है। बिगर किसी डर के खुलेआम ग्रीन बेल्ट के अंदर घर के बाहर मशीन लगाकर तेल बेचने का काम कर रहे हैं, और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। कमेटी गठित की गई है। कल जिस समय ये मामला जिला अधिकारी दीपक मीणा के संज्ञान में आता है, उन्होंने तुरंत एक कमेटी गठित कर इस मामले की जांच के निर्देश दिए कि तुरंत इस पर निर्देश जांच की जाए, किस तरह से कौन माफिया है और यहाँ पर खुले में तेल बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिला आपूर्ति अधिकारी का संरक्षण में ये कहीं ना कहीं बड़ा बिल्कुल, देखिए क्या खुलासा होता है जांच में ये देखना होगा। अतुल बने रहिएगा आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का अंबार है, जहां मरीज बढ़ने पर खुली है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल। मरीजों को जमीन और बेंच पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। दीवार पर ग्लूकोज की बोतल टांग कर मरीजों का इलाज हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में कोई बेहतर सुविधाएं नजर नहीं आ रही हैं, और इसी के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का किस तरीके से बुरा हाल है ये साफ सामने आ रहा है। अतुल हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अतुल, देखिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए जहां एक तरफ लगातार सरकार के तरफ से प्रतिबद्धता है, तो वहीं मेरठ का ये हाल सामने आया है। क्या कुछ कहा जा रहा है फिलहाल? देखिए मेरठ का मेडिकल अस्पताल भगवान भरोसे है। आप देख सकते हैं किस तरह से मरीजों को दीवार पर बोतल लगा करके ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, और जो मरीज हैं उनको एक जो काउंटर होता है उस पर रख करके उनका इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवालात खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से डिप्टी सीएम लगातार मेडिकल कॉलेज हो या फिर मेडिकल अस्पताल हो सबका दौरा कर रहे हैं, लेकिन मेरठ की बात की जाए तो स्थिति शर्माई हुई नजर आ रही है। जनता कितनी परेशान है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किस तरह से लोगों के लिए यहाँ पर इलाज की व्यवस्था दी जा रही है। लगातार बुखार और डेंगू के बढ़ते मरीजों के लिए अस्पताल के अंदर इमरजेंसी के अंदर भीड़ ज्यादा है, उसके चलते यहाँ पर इस तरह से जो मरीज हैं वो यहाँ पर परेशान है। लोग नीचे बैठे हुए हैं, नीचे उनके लिए धरती पर लेटा करके इलाज किया जा रहा है। जो काउंटर है उन पर इलाज किया जा रहा है। लगातार जो सवालात हैं वो मेडिकल प्रशासन पर खड़े होते हैं। उसके बावजूद देखा जाए तो क्या स्थिति में बदलाव आता है? अभी तक देखा जाए तो लगातार इसी तरह से मेरठ मेडिकल के अंदर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, और उसके बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आता है। बिल्कुल, तो इसका संज्ञान कैसे लिया जाता है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कैसे किया जाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।